According to Kant, as you saw above, what raises the human being above the animal world is one's capacity for action in accordance with the principles of moral practical reason. देखिए, कांट के हिसाब से ऐसा क्या चीज़ है जो मनुष्य को पशु समाज से या एनिमल वर्ल्ड से, जो पशु की जगत है या जो दूसरे पशु से ऊपर उठाती है, उसकी ये कैपेसिटी है कि वो अपने जो नैतिकता के आधार पे, जो वास्तविकता या नैतिकता जो कि मॉरल प्रैक्टिकल रीज़न, उसके आधार पे वो अपना जीवन को गढ़ ले सकता है, अपना जीवन को संचालित कर सकता है। तो उस वही कैपेसिटी होने के खातिर जो मनुष्य है वो दूसरे जीव जंतु से या पशु से ऊपर उठ जाता है और एक उसकी अलग जगह बन जाती है इस प्राणी जगत में। This means that man is not to be valued merely as a means to the ends of other people or even to his own ends, but is to be prized as an end in himself. देखिए, यहाँ पे एक तात्पर्य, ये जो सेंटेंस, इसका ये तात्पर्य है कि मनुष्य को सिर्फ मतलब मीन्स टू एंड्स, किसी चीज़ को पाने के लिए एक ज़रिया नहीं बनाना चाहिए, उसको मीन्स टू द एंड्स नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसी को मनुष्य ही सभी कार्य का, सभी चीज़ों का उद्देश्य बनना चाहिए। क्योंकि मनुष्य सभी कार्य का अल्टीमेट उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य की हैप्पीनेस, मनुष्य की भलाई, ना कि मनुष्य को किसी कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए उसको एक जरिया बनाना चाहिए। Hence, when principles of political justice are grounded in moral practical reason, they will help prevent wars in which there is the most blatant use of human beings as a means to end of others. तो इसी कारण से वो कहते हैं कि अगर जब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, जब राजनीतिक न्याय के आधार पे अगर कोई भी देश चलेगा और वो किस किस पे आधारित होगा, मॉरल प्रैक्टिकल न्याय, नैतिकता और वास्तविकता पे अगर वो आधारित होगा, तब दुनिया से, इस जगत से आपका युद्ध को ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि युद्ध एक ऐसा चीज़ है जिसमें मनुष्य की बहुत ज़्यादा बुरा इस्तेमाल किया जाता है किसी देश की या किसी राजा की उद्देश्य को हासिल करने के लिए। तो युद्ध में हम लोगों को मालूम ही है, वास्तविक है कि बहुत लोगों की मृत्यु होती है। और ये किस लिए मृत्यु होती है? किसी देश की या किसी राजा की, मतलब उसकी शासक की, उसकी इच्छा और सदिच्छा या कुइच्छा के फलस्वरूप मनुष्य को या उसकी नागरिक को अपना बलिदान देना पड़ता है। अभी आगे देखते हैं। द ऑटोनॉमी प्रिंसिपल ऑफ मॉरल प्रैक्टिकल रीजन सेज कांट ऑल्सो कॉल्स फॉर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर व्हिच द सिटीजन्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ मेयर टूल्स ऑफ द सोवरेन्स। और ये जो स्वाधीनता की प्रिंसिपल, जो स्वचालिता या स्वनियंत्रितता की जो प्रिंसिपल है, जो कि आपका मॉरल प्रैक्टिकल रीजन पे आधारित है, कांट कहते हैं, ये कहती है कि सभी गवर्नमेंट को रिपब्लिकन होना चाहिए। रिपब्लिकन मतलब जहाँ देश के सर्वोच्च जो पद है उसको लोग इलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे देश एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट है जहाँ पे हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो ये रिपब्लिकन फॉर्म गवर्नमेंट होना चाहिए, ना कि अपने आप ही स्थापित हुआ या डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट या मोनार्कियल जो राजतंत्र की गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नायकतावाद या राजतंत्र नहीं होना चाहिए, बल्कि रिपब्लिकन फॉर्म गवर्नमेंट होना चाहिए। और जहाँ पे सभी सिटीजन को मतलब एक उसको एक किसी चीज़ की ज़रिया ना बनाया जाए, उसको एक हथियार के हिसाब से या कोई औजार के हिसाब से उसको इस्तेमाल ना किया जाए राजा द्वारा या शासक द्वारा, बल्कि उसको मतलब मीन्स टू एन एंड इन हिमसेल्फ, मतलब मीन्स टू एंड नहीं होना चाहिए, एंड इन हिमसेल्फ होना चाहिए। जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि उसको एक मनुष्य ही सभी कार्य का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि मनुष्य एक किसी उद्देश्य को हासिल करने का एक जरिया बनना चाहिए। Kant argues that the enlightened or rational individuals know that the hardships of war fall on them rather than on their rulers, who in fact tend to gain from conflict and wars. और जो कांट ये भी तर्क करते हैं कि जो आपका एनलाइटेंड और रैशनल जो इंडिविजुअल, जो युक्ति से काम करते हैं और जो बुद्धिदीप्त होते हैं, जिनकी ज्ञान आपका पूरी तरह से संपन्न होते, ज्ञान संपन्न जो लोग होते हैं और जो अपना विचार से काम करते हैं, बुद्धि विचार से काम करते हैं, उनको ये मालूम होता है कि युद्ध किस तरह लोगों के जीवन में दिक्कतें या हानि ला सकता है। और ये सिर्फ रूलर्स जो है, शासक वर्ग जो है, उनकी ही फ़ायदा के लिए होता है, ना कि लोगों के लिए होता है। क्योंकि लोगों का तो किसी भी युद्ध में काफ़ी सारा नुकसान, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है, ना कि शासक वर्ग को। शासक वर्ग तो सिर्फ आदेश ही देंगे, लेकिन इसका जो नुकसान है वो उसकी नागरिक को भुगतना पड़ता है। तो मतलब इसीलिए एक जो बुद्धिदीप्त या ज्ञान संपन्न जो लोग हैं वो हमेशा युद्ध के खिलाफ ही मुहिम करते हैं। He assumes that all the citizens of all the countries have a common interest in international peace, while the ruling cliques or regimes tend to have an interest in international conflicts and wars. और कांट इसी तरह से वो ये कहते हैं कि सभी देशों के सभी नागरिक, मतलब
लोगों का, सभी देशों का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है उन लोगों का कि वो किस तरह इंटरनेशनल पीस बरकरार रहे, और मतलब हमेशा शांति चाहते हैं। लेकिन इसकी इसी विपरीत में जो रूलिंग जो क्लिक्स है, जो शासक वृंद है, वो हमेशा क्या मतलब उनका इंटरेस्ट रहता है आपका कॉन्फ्लिक्ट या वॉर्स में, क्योंकि इससे उनका फ़ायदा होती है। उसकी राजनीतिक या उनका पॉलिटिकल या राजनीतिक या पर्सनल भी इंटरेस्ट होती है कभी युद्ध में, तो उन सिर्फ शासक वर्ग का ही फ़ायदा होता है, लेकिन लोगों का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। In his view, therefore, the democratization or republicanization of governments can contribute to international peace. और इसीलिए वो क्या चाहते हैं, गणतंत्र या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वो पुष्टि करते हैं, क्योंकि ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक एक गवर्नमेंट ही आपका इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति पे सहयोग निभा सकता है। दूसरा कोई मोनार्किकल गवर्नमेंट या डेस्पोटिक गवर्नमेंट या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट शांति के खिलाफ है, क्योंकि वो वहाँ पे उसकी राजा के ही या उस शासक वृंद के ही बात चलती है, ना कि प्रजा का। इसलिए प्रजातंत्र या गणतंत्र ही आपका सबसे अच्छा मतलब सर्वोच्च फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की ओर योगदान निभा सकता है। Since wars bring more dangers and hardships to the ordinary citizens than to the rulers, Republican and Democratic governments would find it difficult to decide to go to war. और क्योंकि जो युद्ध है वो हमेशा उसकी नागरिकों के लिए खतरा या दिक्कतें पैदा करने वाला, एक आम नागरिकों के लिए हमेशा दिक्कतें या उसके लिए ख़तरा पैदा करती है। इसीलिए जो रूलर है, रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र या गणतंत्र जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे वो हमेशा मतलब उसको डिफ़िकल्ट होती है, वो मतलब युद्ध में जाने से हिचकिचाती है या उसको युद्ध जाना पसंद नहीं होता है। अभी अंत में क्या कहते हैं कांट, इन्हीं जैसे परपेचुअल पीस, जो उनकी किताब है परपेचुअल पीस, उसी की संदर्भ में हम लोग ये आलोचना कर रहे हैं, जो 1795 में पब्लिश हुई थी। ही रोट दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ परपेचुअल पीस, हमें हमेशा सदैव के लिए शांति के लिए ऑल द नेशन स्टेट्स शुड एग्री टू बी गाइडेड बाय 3 डेफिनेटिव आर्टिकल्स ऑफ पीस। मतलब अगर हमें विश्व में सदैव के लिए, हमेशा के लिए अगर शांति कायम करना है, तो सभी देशों को मतलब ये 3 नीतियों को मानना होगा या उसी के आधार पर चलना होगा। तो ये नीति क्या क्या है देख लेते हैं। नंबर 1, द स्टेट शुड अडॉप्ट रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब सभी देशों को रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रजातंत्र की ओर जाना चाहिए। उनकी संविधान जो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो हमारे देश जैसे रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, जैसे यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह दुनिया के कई देश अभी धीरे धीरे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या रिपब्लिकन संविधान अपना रही है। दूसरा, रिपब्लिकन स्टेट्स शुड फॉर्म ए पैसिफिक यूनियन और कॉन्फेडरेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वॉर्स। और ये जो रिपब्लिकन देश हो गए, उनमें वो सभी मिलके एक पैसिफिक यूनियन, मतलब एक शांति कायम करने वाला एक संगठन उनको गठन करना होगा, और या कॉन्फेडरेशन करना होगा, जिससे कि युद्ध को हमेशा के लिए रोका जा सके। इसी की संदर्भ में हमें एग्जांपल है हमारा यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ये आपका हुआ था, आपका जो वर्ल्ड वॉर के बाद ही आपका ये यूएन का फॉर्म किया गया था, क्योंकि जिससे कि देशों में जिस तरह के विश्व युद्ध जैसा फिर से देखा ना जाए, इसलिए इस तरह का संगठन पैदा होती है। और ये रिपब्लिकन स्टेट्स आपका उनको करना ही है, ये पैसिफिक यूनियंस इस तरह का संगठन करना है, जिससे कि भविष्य में युद्ध को रोका जा सके, या कोई भी देश अगर युद्ध में लिप्त हो, उसकी खंडन हो, उसकी आलोचना हो, या उसको बलपूर्वक उस युद्ध करने से बाधा दिया जा सके। तीसरा, द पैसिफिक यूनियन शुड मेक एंड पुट इनटू प्रैक्टिस ए कॉस्मोपॉलिटन लॉ टू एंश्योर यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी टुवर्ड्स फॉरेनर्स एंड टू प्रिवेंट फॉरेन कॉन्क्वेस्ट एंड प्लंडर। और जब ये पैसिफिक यूनियन होगा, जैसे यूएन हो गया, या जैसे कि संगठन हो गया, जैसे पिछले सार्क था, अभी हमारे बीमस्टेक हो गया, आपका ब्रिक्स हो गया, इस तरह का जो यूनियन है, शुड मेक एंड पुट इनटू प्रैक्टिस ए कॉस्मोपॉलिटन लॉ, एक ऐसा लॉ जो सभी के लेके जो एक लॉ बनाना चाहिए, जो कि ये इंश्योर करेगा, ये सुनिश्चित करेगा यूनिवर्सल हॉस्पिटलिटी, मतलब सभी फॉरेनर के लिए, दूसरे देशों की नागरिक के लिए सभी देश मतलब एक अच्छा एक बर्ताव रखेगा, एक मेहमान नवाजी का एक फिलोसफी रहेगा, एक सौहार्दपूर्ण एक बर्ताव रखेगा सभी फॉरेनर को। कोई भी फॉरेनर उसके देश में आए तो उसको अच्छी से उसे हॉस्पिटलिटी करे, उसकी देखभाल करे, उसको मेहमान के हिसाब से देखे, ना कि दुश्मन की तरह से देखे। और
हमेशा और एंड टू प्रिवेंट फॉरेन कॉन्क्वेस्ट एंड प्लंडर, और हमेशा कोई भी देश जैसे कि दूसरे देश को कॉन्क्वेस्ट ना करे, उसको हमला ना करे, उसको लूटमार ना करे, उसको ना लूटे, इसको हमेशा इसको रोकने के लिए वो चेष्टा करे। मतलब फॉरेनर की भी इज्जत हो और सभी देशों की नागरिकों की आपस में एक दूसरे में इज्जत हो, और सभी देश ये चेष्टा करे कि कोई भी देश दूसरे पे हमला ना करे या उसको लूटने के लिए कोई क्षति ना पहुँचाए। तो दोस्तों ये था कांट की कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल पीस, मतलब उनकी फिलोसॉफी, जिससे कि विश्व ब्रह्मांड में, ये दुनिया में किस तरह हमेशा के लिए शांति कायम हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।